नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरुण और स्वागत है आप सभी का अरुण जी टेक्निकल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वो किस प्रकार से चुना जाता है और वहाँ का जो इलेक्शन प्रोसीजर है उसको लाइन वाइज लाइन मैं आपको एकदम क्लियरली समझाऊंगा। तो दोस्तों, और आपको बताएंगे कि इसी वक्त अमेरिका के जो इलेक्शन अभी अभी हुए हैं 2020 के, इनके बारे में भी आपसे कुछ बात करूंगा। दोस्तों, इस इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप आखिर किस प्रकार से हार गए और बाइडेन किस तरीके से जीत गए, इन सभी बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको यही सब मिलेगा। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि हमारी इन वीडियोस में आपको लगातार जानकारी का खजाना मिलता रहेगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि जितने कमेंट सेक्शन है, कमेंट सेक्शन में दोस्तों कमेंट ज़रूर करिए कि इस वीडियो कैसी लगी। ये आप पहले पूरी वीडियो देख लीजिए, फिर उसके बाद कमेंट करिए। आपको अगर वीडियो खराब लगी है तो कोई दिक्कत नहीं, आप खराब कमेंट करिए, डिसलाइक करिए, जो भी करना है वो करिए। आप इससे कोई मतलब नहीं है, बस आप एक बार वीडियो देखिए तो एनालाइज तो करिए। तो दोस्तों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर अमेरिका के प्रेसिडेंट को सेलेक्ट करने का प्रोसीजर है तो उसको हम लोग 5 तरीके से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है प्राइमरीज एंड कॉकसेस, दूसरा है नेशनल कन्वेंशन, तीसरा है एक तरीके से जनरल इलेक्शन, और चौथा है इलेक्टोरल कॉलेज, और पांचवा है वो एकदम लास्ट है इनॉग्रेशन। दोस्तों, सबसे पहले जो आता है वो होता है प्राइमरीज एंड जो कॉकसेस होते हैं। प्राइमरीज एंड कॉकसेस में आप देखेंगे कि किस तरीके से क्या होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले जो 2 पार्टीज होती हैं, 2 पार्टीज में कुछ लीडर्स होते हैं। मान लीजिए हमारी बीजेपी पार्टी है, इसके आप कितने लोग गिनवा सकते हैं? जैसे मान लीजिए नरेंद्र मोदी सांसद हम लोग गिन रहे हैं, मान लीजिए। मेन बीजेपी पार्टी को अगर देखा जाए तो आप किस नज़रिए से देखते हैं, उसके कौन कौन से मेन लीडर्स आपके दिमाग में क्लिक करते हैं? तो दोस्तों, आपको सबसे पहले अमित शाह, उसके बाद नरेंद्र दामोदर दास मोदी, उसके बाद निर्मला सीतारमण, ये सब कुछ बड़े बड़े, जैसे मान लीजिए वो भी हैं, राजनाथ सिंह, और बहुत सारे लोग हैं। ये बहुत सारे लोग साथ में मिलके एक तरीके से इनकी पार्टी के ये बड़े बड़े मेंबर्स हैं। तो उसी तरीके से डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी में भी कुछ मेंबर्स होते हैं बड़े बड़े। तो जो मेंबर्स बड़े बड़े होते हैं उनमें से कुछ एक इंसान को सेलेक्ट करना होता है, उसके लिए हम लोग प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मान लीजिए हमारी डेमोक्रेटिक पार्टी है और किसी एक की रिपब्लिकन पार्टी है, तो डेमोक्रेटिक पार्टी से एक लोग खड़ा किया जाएगा, एक लोग नहीं, काफ़ी ज़्यादा लोग, जितने लोग दावेदारी पेश करेंगे उन सभी को खड़ा किया जाएगा। उधर से जितने लोग पेश किए जाएंगे उन सभी को खड़ा किया जाएगा। और दोस्तों, फिर उसके बाद उनको पार्टी का सपोर्ट जीतना होता है। दोस्तों, मान लीजिए नरेंद्र मोदी हैं, नरेंद्र मोदी को अगर बीजेपी पार्टी सब पूरी तरीके से सपोर्ट नहीं करती है तो क्या किसी तरीके से नरेंद्र मोदी आगे जाएंगे? नहीं जा सकते, वो जा ही नहीं सकते, क्योंकि पार्टी से हो ही के जाना होता है। पार्टी एक चैनल होता है आपका पूरे इंडिया से इंटरेक्ट करने का। तो दोस्तों, उसी तरीके से डेमोक्रेटिक पार्टी में जितने पार्टी मेंबर्स हैं उनका सपोर्ट लेना होता है। तो आप देखेंगे कि उसके लिए डेलीगेट्स सेलेक्ट किए जाते हैं। डेलीगेट्स, ये नाम आप याद कर लीजिए। डेलीगेट्स का मतलब होता है कि जितने भी लोग, मान लीजिए कि डेलीगेट्स वो लोग होते हैं, जैसे मान लीजिए पार्टी मेंबर्स, 33 करोड़ की आपकी आबादी है, मान लीजिए यूएस की आबादी 33 करोड़ है। 33 करोड़ में से कुल मिलाकर 50 लाख या फिर 60 लाख लोग इलेक्शन की पार्टीज में हैं, या फिर डेमोक्रेटिक पार्टी के मेंबर हैं या फिर रिपब्लिकन पार्टी के मेंबर हैं। तो दोस्तों, डेमोक्रेटिक पार्टी के जितने मेंबर्स होंगे, रिपब्लिकन पार्टी के जितने मेंबर्स होंगे, इन सभी को हर एक जगह बताया जाएगा। तो वो अपने जितने भी राज्यों में जाए, मान लीजिए कैलिफोर्निया में जा रहे हैं, ह्यूस्टन में जा रहे हैं, अलग अलग जगह जा रहे हैं, तो वहाँ पर ये जाके
कुछ पर्टिकुलर लोग को सेलेक्ट करेंगे, लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स। मान लीजिए जैसे आपके यहाँ सभासद, सभासद क्या करता है कि आपकी एक थोड़ी सी जगह को रिप्रेजेंट कर रहा है सभासद, लेकिन वो इलेक्ट होके नहीं आया होता है, असल में वो कुछ लोगों को सेलेक्ट करते हैं, मेन मेन लोग को। आप मान लीजिए कई सारे लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स आपने सेलेक्ट कर लिए, डेलीगेट सेलेक्ट कर लिए। डेलीगेट सेलेक्ट करने के बाद डेलीगेट्स जब सेलेक्ट हो जाते हैं तो फिर नेक्स्ट स्टेप आ जाता है। डेलीगेट्स का काम क्या होता है, वो कार्यवाही को आगे बढ़ाया जाए, पोटस बनाने वाले को आगे बढ़ाया जाए। तो दोस्तों जैसे ही वो आगे जाता है तो नेशनल कन्वेंशन होता है। नेशनल कन्वेंशन में क्या होता है, सभी को एक ऑडिटोरियम में इकट्ठा किया जाता है। मान लीजिए बहुत बड़ा स्टेडियम है, वहां पर सभी को इकट्ठा किया जाएगा। मान लीजिए 8,000 10,000 जितने भी डेलीगेट्स आए होंगे सबको इकट्ठा किया जाएगा, और उसके बाद फिर वहां पर एक तरीके से जो फाइनल नॉमिनी होगा, फाइनल पार्टी का जो हेड होगा या फिर जो प्रेसिडेंट की रेस में जा रहा होगा वो सेलेक्ट किया जाएगा। मान लीजिए कि हमारी डेमोक्रेटिक पार्टी है, जितने भी लोग हमारी तरफ से खड़े हुए हैं उन सभी लोगों में जितने भी डेलीगेट्स आए होंगे, मान लीजिए कितने भी आ सकते हैं, 8,000, मान लीजिए 8,000 आए लिमिट, 8,000 में से 7,000 लोगों ने कहा कि आपकी पार्टी से इसको बनना चाहिए, ये इसको सपोर्ट दिया है। तो जिसको सबसे ज्यादा सपोर्ट पार्टी के अंदर मिलता है वो पार्टी की तरफ से प्रेसिडेंट बनने की दावेदारी पेश करता है राष्ट्र का। और ऐसा ही रिपब्लिकन में होगा, रिपब्लिकन में पूरी डेलीगेट्स का सपोर्ट मिल जाएगा तो उसका हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर मान लीजिए मुझे एक तरीके से सपोर्ट मिल गया है, जितने भी डेलीगेट्स हैं, डेलीगेट्स का मुझे सपोर्ट मिल गया है, अब मैं एक तरीके से प्रेसिडेंट की रेस में आ चुका हूं लोगों के सामने। तो दोस्तों नेशनल कन्वेंशन ही में उसको अपना एक साथी चुनना होता है, या फिर जो उसके साथ हमेशा रहे उसको बोलते हैं वाइस प्रेसिडेंट। क्या बोलते हैं, वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट के भी काफी ज्यादा रोल होते हैं। जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट एक तरीके से प्रेसिडेंट होता है उससे कुछ ही कम, मान लीजिए कुछ ड्यूटीज कम करके बाकी वाइस प्रेसिडेंट का भी काफी ज्यादा महत्व होता है। तो दोस्तों कन्वेंशन में हम लोग ने ये पूरा पता कर लिया कि आखिर में इनकी पार्टी से कौन नॉमिनी है और इनकी पार्टी से कौन नॉमिनी है। दोनों पार्टीज के एक तरीके से लीडर्स को हम लोगों ने पता कर लिया कि असल में कौन, अगर इनकी पार्टी की सरकार बनती है तो कौन आखिर में प्रेसिडेंट बनेगा, इनकी पार्टी की सरकार बनती है तो कौन आखिर में प्रेसिडेंट बनेगा। तो दोस्तों इसके यहाँ तक कन्वेंशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। अब डेलीगेट्स की कोई मतलब नहीं, अब उनका कोई मतलब नहीं जो प्रेसिडेंट बन चुके हैं, और जो बाकी रेस से निकल चुके हैं वो तो अब अलग ही हो गए। तो दोस्तों इसके बाद जस्ट क्या होता है दोस्तों, अब जो तीसरा पॉइंट आता है वो जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम लोग चल रहे थे वो आता है कि आखिर आम चुनाव, एक तरीके से जनरल इलेक्शन, ये काफी आप सभी लोगों को पता होगा। तो दोस्तों जनरल इलेक्शन में क्या होता है, जनरल इलेक्शन में कुल एक तरीके से 538 आई थिंक, यस हाँ 538 इलेक्टर्स होते हैं, जो कि अलग अलग जगह 6 इलेक्टर्स और होते हैं, लेकिन उनको वोट देने का अधिकार नहीं होता। इस वजह से उसको अभी हम लोग एक कोने में रखते हैं। बाकी जिनको वोट देने का अधिकार है, मान लीजिए 538 लोगों को, उन सभी को एक तरीके से अलग अलग जगह, मान लीजिए 578 कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई जाती है पॉपुलेशन वाइज। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ सीट बनाई जाती है, जैसे मान लीजिए कानपुर में 3 सीटें हैं सांसद की, एक अकबरपुर कानपुर, एक कानपुर नगर, और बाकी इसी तरीके से तहसीलदार वाइज, और दिल्ली से 7 सांसद। जैसे सांसदों वाला काम होता है जैसे, उसी तरीके से उधर क्या होता है, उधर इलेक्टोरल सेलेक्ट किए जाते हैं जो हमारी पहुंच को आगे बढ़ाएंगे। उस तरीके से इलेक्टोरल सेलेक्ट किए जाते हैं। तो 538 कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई जाती हैं। 538 कॉन्स्टिट्यूंसी में हर एक पार्टी अपना अपना उम्मीदवार खड़ा करती है। मान लीजिए 538 में 538 जगहों पर
डेमोक्रेटिक पार्टी ने अपना खड़ा किया, 538 जगह पे रिपब्लिकन पार्टी ने खड़ा किया। अलग अलग जगह से अलग अलग लोग सेलेक्ट होके आते हैं। दोस्तों, जब इलेक्टोरल कॉलेज पूरी तरीके से सेलेक्ट हो जाता है, उसके बाद एक तरीके से जर्नल इलेक्शन का आधा प्रोसीजर अभी खत्म हो गया। अब काउंटिंग की तरीके से स्टार्ट किया जाएगा, लेकिन जर्नल अभी ये जर्नली वाला चल रहा है, जर्नल इलेक्शन वाला। हाँ, तो दोस्तों जर्नल इलेक्शन में हम लोग ने देखा किस तरीके से इलेक्टोरल कॉलेज यानी सांसद की तरीके लोग आ गए। फिर उसके बाद जो चौथा प्रोसीजर आता है वो होता है इलेक्टोरल कॉलेज का। इलेक्टोरल कॉलेज का प्रोसेस में क्या होता है, तो दोस्तों इलेक्टोरल कॉलेज के प्रोसेस में आपको बता दें कि जितने भी इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्य, मान लीजिए कैलिफोर्निया डेमोक्रेटिक ऊपर है, मान लीजिए हमेशा वहाँ पर डेमोक्रेटिक पार्टी जीतती है, और एक है टेक्सास, वहाँ पर भी है, वहाँ पर रिपब्लिकन पार्टी हमेशा जीतती रहती है। तो इन सभी स्टेट्स में टेंशन नहीं रहती है। मान लीजिए कि कैलिफोर्निया की 50 सीट्स हैं, 50 सीट्स में कैलिफोर्निया में जो ऐसा होता नहीं है, लेकिन असल में ये मैं एग्जांपल देने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि कैलिफोर्निया में हम ज़्यादातर देखते हैं डेमोक्रेटिक जीत जाती है। लेकिन मान लीजिए एक वक्त इस 50 सीटें हैं, तो 26 सीटें डेमोक्रेटिक को मिली और 24 सीटें रिपब्लिकन को मिली। अब क्या होगा, इंडिया में होते तो 24 सीटें कांग्रेस वाले में जुड़ जाती, 26 सीटें बीजेपी वाले में जुड़ जाती। मान लीजिए अगर डेमोक्रेटिक और उसको इस तरीके से देखा जाए, तो इस तरीके से जितनी जिनकी सीटें हैं वो सब जुड़ती जाती, फिर हाईएस्ट सीटों वाले को बढ़ा दिया जाता है उधर। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है, जो 26 सीटें हैं और जो 24 सीटें हैं, इन दोनों सीटों में देखा जाएगा पूरे एरिया में कि पूरे एरिया में किसका दबदबा रहा है। तो पूरे एरिया में आप देखेंगे कि डेमोक्रेटिक पार्टी का दबदबा रहा है, क्योंकि उसने 26 जीती हैं। तो दोस्तों वो विनर टेक्स ऑल, वो अगर मान लीजिए कैलिफोर्निया से डेमोक्रेटिक पार्टी जीत गई है, तो कैलिफोर्निया की पूरी 50 सीट, कैलिफोर्निया की जितनी भी 50 सीटें हैं वो सारी सीटों को अपने अंडर में ले लेगी, अपने कब्जे में ले लेगी और वो 50 सीटें उसकी हो जाएंगी। तो दोस्तों ऐसे में क्या होता है, ऐसे में मान लीजिए कैलिफोर्निया तो पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक है, टेक्सास पूरी तरीके से रिपब्लिकन है। तो दोस्तों इनमें इनको टेंशन ही नहीं रहती है कि किस तरीके से हम वहां जाके कुछ रैली करें या फिर वहां के लोगों को मनाएं, वहां पर अपना जोर दें। तो इस तरीके के राज्यों में इस तरीके का नहीं होता, क्योंकि ये तो उनका गढ़ ही है, यहाँ से तो उनको जीतना ही है। तो दोस्तों इनको दिक्कत क्या होती है, इनको दिक्कत होती है जैसे मान लीजिए फ्लोरिडा में आप देखेंगे कि 29 सीट्स हैं, कभी 24 इधर, कभी 14 इधर जाती है, कभी 16 इधर जाती हैं। तो दोस्तों आप देखते हैं जो एक तरीके से लड़ाई वो एकदम कांटे की रहती है, लेकिन फिर भी वहां की जितनी सीट्स हैं वो सब जो जीत जाता है वो सब ले लेता है, पूरी 29 की 29 सीट्स। तो दोस्तों जो यूएस है, यूएस में इसी तरीके से एक कॉन्सेप्ट आता है स्विंग स्टेट्स का। स्विंग स्टेट यानी वो कभी भी डेमोक्रेटिक की साइड आ सकते हैं या फिर कभी भी रिपब्लिकन की साइड आ सकते हैं। तो ये आप देखते हैं झूले में अगर वो झूला इस साइड आ गया है तो पूरा एक्सट्रीम में उस साइड जाएगा, यानी अगर रिपब्लिकन पार्टी जीत गई है तो फिर रिपब्लिकन पार्टी की तब तक सीट्स रहेंगी, फिर उसके बाद मान लीजिए डेमोक्रेटिक पार्टी में आते हैं तो डेमोक्रेटिक पार्टी की पूरी सीट्स रहेंगी। तो दोस्तों ये थे बेसिक डिफरेंस डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन में। इसके बाद जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है, इलेक्टोरल कॉलेज प्रेसिडेंट को देता है। मान लीजिए कि जो फ्लोरिडा मैंने बताया था उसमें 29 स्टेट्स हैं, उसमें से 10 डेमोक्रेटिक वाले को मिले और 19 जो थे वो रिपब्लिकन को मिले। तो 10 और 19 29 हो गया, बट रिपब्लिकन वाले जीत गए, इस वजह से मेरी 10 सीटें भी उन्हीं की हो गई हैं। इस वजह से उनकी पूरी 29 सीट्स हो गई हैं। तो दोस्तों इसी वजह से कुछ लोग इस सिस्टम को बहुत ही गलत मानते हैं, कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरी सीट्स आप ले जाएं, वहाँ की जनता ये नहीं चाहती है। तो दोस्तों अल्टीमेटली जो देखा जाता है वो देखा जाता है पूरे स्टेट की। वहाँ पर अगर आपको फेडरलिज्म की सोच लेनी है तो यूएस से लीजिए, यूएस से बड़ा फेडरल स्टेट कोई नहीं, कोई भी नहीं।
दोस्तों इसके बाद जैसे मान लीजिए किसी के ज्यादा राज्यों में दबदबा रहा तो और फिर वहां पर सीट्स कम कम थी, इलेक्टोरल कॉलेज कम कम थे, तो वो हार जाता है। जिसके इलेक्टोरल कॉलेज ज्यादा होते हैं वो जीत जाती है और उसी की पार्टी का प्रेसिडेंट बनता है। तो दोस्तों बाइडेन का कुछ यही हाल था, बाइडेन इस वक्त जीत गए। तो दोस्तों बाइडेन के जीतने के कुछ कारण भी अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं लाऊंगा कि जोसेफ बाइडेन आखिर क्यों जीते, उनसे क्या इफेक्ट पड़ेगा इंडिया को, इस सभी बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा। और दोस्तों आपको पहले पांचवा बता दें, इनॉग्रेशन क्या होता है। इनॉग्रेशन तो सिंपल सा है कि मान लीजिए आप एकदम सेलेक्ट हो गया कि प्रेसिडेंट ये बनने हैं, प्रोटेस्ट ये बनने हैं, तो दोस्तों इसके बाद जो शपथ समारोह होता है, शपथ समारोह जनवरी के आसपास होगा। वैसे हमेशा ही जनवरी के आसपास होता है, 20 जनवरी ज्यादातर डेट दी जाती है। तो दोस्तों इसके आसपास क्या होता है, जो पुराने टर्म का प्रेसिडेंट होता है, यानी डोनाल्ड ट्रंप, मान लीजिए डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन है, डोनाल्ड ट्रंप उस वक्त इस्तीफा देंगे और जो बाइडेन है वो पूरी शपथ लेंगे और जितनी भी अपनी मीटिंग है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, सीनेट, इन सभी को शपथ दिलवाएंगे। तो दोस्तों आपने जाना कि किस तरीके से वर्ल्ड पावर का सबसे ताकतवर देश का इलेक्शन होता है। दोस्तों हमसे जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमसे जानकारी खजाना लगातार लेते रहें। मैं अरुण सोनकर आप सभी से विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।